नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम समास के एक भेद जो है द्विगु समास, आज हम द्विगु समास के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समास से संबंधित मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, आप उसे जरूर देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा पहले देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था और फिर से बताती हूँ कि हमारे परीक्षा में, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो परंपरागत तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते थे वह सिर्फ दो ही प्रकार के थे। मतलब कोई शब्द दे दिया गया, पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह कौन सा है, कौन सा सही है, या फिर उस समास मतलब जो शब्द है पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है, अर्थात समास का नाम बताना होता था। लेकिन इन सबके साथ साथ एक और नया प्रकार जुड़ गया है प्रश्न पूछने का, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल के एकदम नए, एकदम लेटेस्ट तरीका है जो पूछने का, वो ये है कि सीधा परिभाषा को ही उठा करके पूछ दिया जाता है। जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि द्विगु समास के संबंध में कौन सा तर्क संगत है। तो चार ऑप्शन दे दिए गए, उसमें जो बातें होती हैं वो परिभाषा से संबंधित होती हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है कि विशेषण होता है कि अव्यय होता है। इस प्रकार के आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको परिभाषा याद रखना बेहद जरूरी है और परिभाषा याद रखने से ही हम समास का नाम भी बता सकेंगे, तो और जो नया प्रकार है उस प्रश्न को भी हम हल कर सकेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो और समस्त पद एक समूह या समाहार का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास होता है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप कर्मधारय समास पढ़े होंगे तो उसमें भी यह है कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य अर्थात संज्ञा। आप ये देख सकते हैं कि अगर जब आप कर्मधारय समास पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा। बस थोड़ा सा ही अंतर है कर्मधारय से अलग द्विगु समास की परिभाषा में। यहाँ पर कर्मधारय में जो विशेषण है वह अन्य विशेषण है। विशेषण का एक जो प्रकार होता है संख्यावाची विशेषण, तो यह हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। संख्यावाची विशेषण जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के सब, मतलब पहले संख्यावाची विशेषण होता है प्रथम पद और दूसरा पद होता है संज्ञा, और जो पूरा समस्त पद हमारा होता है वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं हम द्विगु समास। इसे यह एक छोटा सा सूत्र रूप में मैंने बनाया है कि इसे देखिए, जो मुख्य शब्द है कि जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो, हमने इसी को जोड़ करके एक छोटा सा सूत्र बनाया है, जिससे आप अगर सिर्फ इतना ही याद रखे हैं तो हम द्विगु समास की परिभाषा भी बता सकते हैं और उससे संबंधित उदाहरण, और पूछ दिया जाए कि कौन सा समास है तो हम समास का नाम भी बता सकते हैं। इसलिए आप छोटा सा अगर याद रखना चाहें तो आप इसे याद रख सकते हैं। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वह समस्त पद जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो वहां हमारा द्विगु समास होता है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार के उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत रखे गए। देखिए, सबसे पहले उदाहरण तो आप इसी को ही देख सकते हैं कि ये जो हमारा शब्द है द्विगु, यह अपने आप में खुद ही एक उदाहरण है द्विगु समास का, और ये काफी महत्वपूर्ण भी है कि अगर पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि द्विगु तो समास का नाम है, पर द्विगु अपने आप में द्विगु समास का एक उदाहरण भी है। तो इसका समास विग्रह कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि दो गायों
का समाहार। इसमें बहुत सारे उदाहरण मुझे लगता है आप लोग को खुद पहले से ही याद होगा। मैं कुछ कुछ उदाहरण लिखती हूँ, आप इन्हें देखिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे भी हैं। चवन्नी, सप्ताह, दोपहर, शताब्दी, पंजाब, नवरत्न, तिरंगा। देखिए इसमें जो पहला शब्द हमारा आ रहा है वह सारे हमारे संख्यावाची विशेषण है। देखिए द्विगु, यह दो मतलब दो गायों का समाहार। इसी प्रकार चवन्नी हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 आनों का समाहार, 4 आनों का समाहार। सप्ताह, देखिए सप्ताह का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसे आप जरूर याद रखें। इसका पहला जो अगर शुद्ध अगर इसका मतलब अगर हम समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा सप्त अहनों का समाहार, सप्त अहनों का समाहार। लेकिन इसके अलग पे जैसे आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों का समाहार भी हो सकता है। इसी प्रकार दोपहर है, 2 पहरों का समाहार। देखिए 2 पहरों का समाहार। शताब्दी, यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अगर हम शुद्ध अगर समास विग्रह करेंगे तो यह होगा शत अब्दों का समाहार। लेकिन आप जानते हैं कि शताब्दी 100 वर्षों से मिलकर के बनता है, कि मतलब एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो शत अब्दों का समाहार न दे करके 100 वर्षों का समाहार या 100 सालों का समाहार, इस प्रकार भी इसका विग्रह हो सकता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें। अब्द का मतलब ही होता है कि 100 साल या 100 वर्ष। आप इन सारे शब्द को याद रखेंगे तो आप जैसे अगर मान लीजिए शताब्दी शब्द दे दिया और पूछा जाए कि इसमें सही समास विग्रह कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप इसे चूज करेंगे अगर यह है कि शत अब्दों का समाहार, क्योंकि यह एकदम सही और शुद्ध है। क्योंकि जब हम शत को हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो वह 100 हो जाएगा, और अब्द को जो हम कर देंगे तो वह वर्ष या साल लिख दिया जाता है। तो अगर शत अब्दों का समाहार न हो करके 100 वर्षों का समाहार या 100 सालों का समाहार होगा, तो आप उन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते। लेकिन सबसे सही यही है कि शत अब्दों का समाहार। इसी प्रकार पंजाब, 5 आबों का समाहार, 5 आबों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। तिरंगा, आप जानते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 रंगों का समाहार। इसी प्रकार त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिभुवन, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें प्रथम शब्द जो संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा जो उत्तर पद होता है वह हमारा संज्ञा होता है। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखना जरूरी है, उसको हम देखते हैं। देखिए कि मैं आपको बताऊं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संख्यावाची विशेषण तो उसमें होता है पर वह किसी अन्य विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो समस्त पद, मतलब ऐसा समस्त पद जो भले ही संख्यावाची क्यों ना हो, किंतु यदि वह किसी अन्य विशेष के रूप में रूढ़ हो गया हो, किसी अन्य विशेष के लिए रूढ़ हो गया हो, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण आप देखिए, यह काफी महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज, त्रिनेत्र, दशानन या दशमुख भी शब्द आता है। एक दंत, अब देखिए इसमें भी है तो संख्यावाची विशेषण। चतुर मतलब 4 होता है, त्रिनेत्र त्रि
और दश, दशमुख, एक, ये सारे संख्यावाची विशेषण तो हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज, इसका समास विग्रह हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात है कि यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो हैं तो संख्यावाची विशेषण, परंतु वह किसी अन्य विशेष के रूप के लिए रूढ़ हो चुके हैं। जैसे चतुर्भुज की चार भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु। इसी प्रकार त्रिनेत्र है कि तीन नेत्र वाले अर्थात तीन नेत्र है जिसकी, वह कौन, अर्थात शंकर। दशानन, आनन मतलब मुख होता है कि 10 आनन है जिसके, 10 मुख है जिसके, कौन, अर्थात रावण। इसी प्रकार 10 मुख भी रावण के लिए है कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। इसी प्रकार एक दंत गणेश जी को कहा जाता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके एग्जाम में इस सबसे मतलब इस तरह के अगर कोई एग्जाम्पल दिए जाते हो और पूछता है कि समास का नाम बताइए, जैसे आपको दे दिया जाए दशानन और 4 विकल्प आपको दिए गए, मान लीजिए हम दशानन, यहाँ पे हमारा शब्द है, दे दिया जाए कि दशानन में कौन सा समास होगा या दशानन शब्द में समास का नाम बताइए, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले कि उन 4 ऑप्शनों में यदि बहुव्रीहि समास है तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा बहुव्रीहि पे जाएंगे, क्योंकि दशानन, दशमुख ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो किसी अन्य विशेष के लिए एकदम रूढ़ हो चुके हैं। तो अगर दशानन शब्द आता है तो सबसे पहले आप बहुव्रीहि समास पे ढूंढेंगे। अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो आप द्विगु समास का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो विग्रह है वह 2 प्रकार से होता है। जैसे चतुर्भुज है, वो तो हम जानते हैं कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। पर अगर इसे द्विगु समास के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत रख कर इसके हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं का समाहार। इसी प्रकार हो सकता है कि त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों का समूह या 3 नेत्रों का समाहार, 10 आननों का समाहार, 10 मुखों का समाहार। इस प्रकार यह समास विग्रह तो हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भले ही संख्यावाची हैं पर वह किसी अन्य विशेष के लिए यदि रूढ़ हो चुके हैं तो उसे हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं परीक्षा में और यदि ऑप्शन बहुव्रीहि है तो आप बहुव्रीहि को चुनेंगे। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया ही नहीं गया है तो आप द्विगु समास का उत्तर आप पकड़ेंगे। तो मतलब यह बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी अन्य विशेष के लिए रूढ़ है और ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया है तो आप एकदम बहुव्रीहि समास को चुनेंगे। अगर बहुव्रीहि समास आपके ऑप्शन में नहीं है तब आप द्विगु समास का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही आज के हमारे द्विगु समास की बात। उम्मीद है कि आप लोग को द्विगु समास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे समास के एक अन्य भेद के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।